हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 23 इस सीरीज का। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। इस सीरीज में हम लोगों ने अब तक 22 पार्ट्स किए हैं, तो ये सारे पार्ट्स देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। इस सीरीज में हम लोगों ने अब तक कर लिए हैं 730 सवालों को, 730 सवालों को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 731 से आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? 2 है, 8 है, 3 है। ये 283 है क्या? पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। परमाणु जब उदासीन हो तब, तो यहाँ पर कुछ ऋणायन धनायन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर परमाणु क्या है? उदासीन है। अगर परमाणु उदासीन है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु संख्या कहलाता है। वही उसका परमाणु संख्या कहलाता है। यानी परमाणु संख्या कितना? 13 हो जाएगा। 13 परमाणु संख्या किसका है? एल्यूमिनियम का है। बी हमारा राइट आंसर। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, आर्गन का 18 है, सोडियम का 11 है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर यानी कि इस साइड, ये हमारा लेफ्ट होता है और ऐसे हम जाते हैं तो राइट होता है। तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर मिलेगा एस ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको डी ब्लॉक बीच में, उसके बाद यहाँ पर मिलेगा पी ब्लॉक, और नीचे आपको क्या मिलता है? एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे धातु हैं, एकमात्र अधातु है वो है हाइड्रोजन। बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको केवल मेटल्स मिलते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके, इसमें आपको केवल मेटल्स मिलते हैं डी ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी कि अधातु, और मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु, ये तीनों ही मिलते हैं पी ब्लॉक के अंदर। और एफ ब्लॉक के अंदर भी आपको केवल धातु ही मिलते हैं। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। पूर्ण अपवर्तक सूचकांक का मतलब यहाँ पर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, हवा का अपवर्तनांक 1.0003, पानी का 1.33, हीरा के अंदर हीरा का 2.42। ये जो अपवर्तनांक है इसी के बारे में पूछा गया है। यहाँ देखो, जो भी अपवर्तनांक यहाँ पर लिखा हुआ है सब 1 से बड़ा है। खैर, इसके पीछे रीजन क्या है ये देखो आप। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टे में माध्यम में प्रकाश की चाल। आप जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहते हो, आप चाहते हो पानी का अपवर्तनांक निकालना, जल का अपवर्तनांक निकालना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करेंगे? प्रकाश की चाल जो कि निर्वात में है उसमें भाग लगा दो आप जल के अंदर जो प्रकाश की चाल है उससे। आप चाहते हो हीरे का अपवर्तनांक निकालना, हीरे का आरआई निकालना चाहते हो, आरआई यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप चाहते हो हीरे का आरआई निकालें, आपको क्या करना है? प्रकाश की चाल जो निर्वात में है उसमें भाग लगा दो आप हीरे के अंदर जो प्रकाश की चाल है। और आप जानते हो प्रकाश की चाल जो है ये मैक्सिमम होती है। प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है निर्वात में, वो भी कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसमें भाग लगा देना है माध्यम में प्रकाश की चाल से। इसमें भाग लगा देना है माध्यम में प्रकाश की चाल से। जिस भी माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग लगाओगे उस माध्यम का अपवर्तनांक निकल करके आपके सामने आ जाएगा। अब आप बताओ, जो म्यू है इसका मान क्या होगा? हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों होगा? सीधी सी बात है, C ऑलवेज बड़ा होगा V से। निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा अधिक होती है किसी और माध्यम में प्रकाश की चाल से, तो ऊपर वाला बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो रेशियो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व, चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व, छठे और सातवें आवर्त में 32-32 तत्व। आपसे पूछा है 32 तत्व, यहाँ पर आंसर हमारा सी हो जाएगा आवर्त 6 में। आवर्त 6 और आवर्त 7 में
टोटल 32 तत्व हैं। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, केवल एक ही लेटर है? कॉपर का हम लोग सिंबल लिखते हैं Cu, कार्बन के लिए हम लोग केवल C लिखते हैं, क्लोरीन के लिए कैपिटल C स्मॉल l लिखते हैं, और कैल्शियम के लिए कैपिटल C और स्मॉल a लिखते हैं। तो केवल एक अक्षर देखो कार्बन के प्रतीक में होता है, बी हमारा राइट आंसर। G की SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है, जो कि है। G क्या होता है? G का मान तो आप ऐसे भी याद रखते हो ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी हमारा राइट आंसर। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। और ये क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। निम्न में क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित है। हाइड्रोमीटर जो कि लिक्विड का डेंसिटी मापता है। पनडुब्बी जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। लैक्टोमीटर जो कि दूध का शुद्धता मापता है। तो ये तीनों ही है जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ऑडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दूरी मापने के लिए। आप अपने बाइक में, अगर आपके पास बाइक है तो उसमें जो आप डिस्टेंस देखते हो जिस डिवाइस के अंदर, वो ऑडोमीटर होता है। और जिसमें आप स्पीड देखते हो वो स्पीडोमीटर होता है। विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसके दर को हम लोग वेग बोलते हैं। बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। विस्थापन में जो परिवर्तन होगा उसमें टाइम से भाग लगा दो, वेग निकल जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा? देखो, प्रकाश की चाल और माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसमें उल्टा रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? म्यू बढ़ने से प्रकाश की चाल घटती है, म्यू बढ़ने से प्रकाश की चाल घटती है। अगर हम बात करें विरल माध्यम में और सघन माध्यम में, तो म्यू किसका ज़्यादा होता है? सघन माध्यम का होता है। म्यू सघन माध्यम का ज़्यादा होता है। म्यू अगर ज़्यादा होता है तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाएगी, इसकी गति कम हो जाती है। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? ऊष्माक्षेपी, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी यानी कि इसमें क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ये हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। अम्ल और जल की जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, और अम्ल जितना ज़्यादा मजबूत हो वो उतना ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ये मजबूत अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और जल का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी होता है। निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाई समान है? ये बल है, ठीक है, ये है बल। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। दूरी का कितना होता है? दूरी का क्या होता है? मीटर होता है। संवेग और बल, बल का न्यूटन होता है और संवेग का होता है kg मीटर पर सेकेंड। बल का न्यूटन होता है और दाब का पास्कल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों के लिए SI यूनिट जूल होता है। डी हमारा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? अक्रिय तत्व ये कौन से ग्रुप में होते हैं? ग्रुप नंबर 18 में तो होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ देखो पूर्ण आवरण वाले लिखा हुआ है ना, पूर्ण आवरण, तो यहाँ पर होना चाहिए पूर्ण कोश। जो अक्रिय तत्व होते हैं उनका बाह्यतम कोश जो होता है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एटम यही चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और ग्रुप नंबर 18 के अंदर जो भी तत्व आते हैं उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसीलिए ये इनर्ट होते हैं, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ग्रुप नंबर 18 में 8 हो जाएगा, केवल हीलियम को छोड़ करके। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा है इनमें से किसमें? हमारा आंसर हो जाएगा उठाया हुआ हथौड़ा। आप याद रखेंगे इन सारे केसेस में स्थितिज ऊर्जा होती है। इन्हीं में से क्या है कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बांध में पानी जमा है उसमें जो संचित ऊर्जा है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा, तनी हुई कमानी में ऊर्जा, उठाया हुआ हथौड़ा में ऊर्जा, इन सब में क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। चलती हुई गोली, बहने वाली हवा, एक लुढ़कता हुआ पत्थर, इन सब में क्या है? गति है, तो गतिज ऊर्जा इनमें होगी। ऐसा नहीं है कि जिसके पास गति है उसमें केवल गतिज ऊर्जा ही होती है, स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है और बाकी सारे ऊर्जा भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा बेस्ट
जो विकल्प होगा वो डी होगा और हम डी को ही टिक मारेंगे यहाँ पर। बाकी ये सारे जो है आप ध्यान में रखिएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, यह डैश से संबंधित है। 2 है, 8 है, 6 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है तो आप क्या करोगे, इसमें 10 ऐड करोगे, 16 आएगा। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ग्रुप नंबर 16 यानी कि समूह 16। कितने कोश है इसमें? 3 कोश है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो कोशों की संख्या बराबर आवर्त संख्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर ग्रुप संख्या। तो 3 कोश है यानी कि तीसरे आवर्त में। डी हमारा राइट आंसर। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र अमीटर होता है और प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र ओमीटर होता है। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। वोल्टेज को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर होता है। वोल्टेज को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर होता है। दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। वायु दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। गति को मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर होता है। आपके गाड़ी में आपके पास जो भी हो, बाइक हो, कार हो, जो भी हो, उसमें जो आप स्पीड देखते हो, स्पीड बताने वाला जो डिवाइस होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह सवाल पिछले वीडियो में आ चुका है। ठीक है, सारे विकल्प वही हैं, सारे विकल्प भी वही हैं, केवल एक विकल्प में अंतर है, वो है ये, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है, यानी केवल जो ब्लड है वो है वाइट कनेक्टिव टिश्यू। तो वाइट तो नहीं है, रेड है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है। बाकी ये सारी बातें जो है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। ये सवाल भी आ चुका है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल इतनी है। 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में ध्वनि की चाल इतनी है। बताना है कि कौन सही है। तो ये सही है, दोनों के दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ए हमारा राइट आंसर। डैश हड्डियों को जोड़ता है। आई थिंक पिछले वीडियो में भी इस तरह का एक सवाल था। टेंडन, हाँ मुझे याद आया, टेंडन जिसके लिए शीरा लिखा हुआ था, और आप कंडरा भी ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में कंडरा लिखा हुआ है। ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। उसके बाद लिगामेंट, ये हड्डियों को बोन टू बोन ये कनेक्ट करता है। तो लिगामेंट और टेंडन ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा आंसर देखो यहाँ पर स्नायु बंद हो जाएगा। यहाँ पर लिगामेंट का मतलब स्नायु बंद है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसका मतलब क्या हुआ? 36 पे 5 जीरो, 36 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? यानी कि जनन के बारे में पूछा है, किस प्रक्रिया से जनन होता है इनके अंदर। तो हाइड्रा के अंदर मुकुलन भी होता है, हाइड्रा के अंदर मुकुलन भी होता है और पुनर्जनन भी होता है। स्टारफिश के अंदर पुनर्जनन होता है, प्लेनेरिया के अंदर भी पुनर्जनन होता है। तो पुनर्जनन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्जनन बोले तो रीजेनरेशन, और ये जो पुनर्जनन है या फिर ये जो मुकुलन है, मुकुलन हाइड्रा के अंदर होता है, या फिर ये विखंडन है, या फिर ये बीजाणु द्वारा जनन है। ये सारे जो प्रकार हैं ये अलैंगिक जनन के हैं। अलैंगिक जनन बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। तो एटम्स साइज में जितने बड़े होते हैं उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड्स उतने ही कमज़ोर होते हैं, उतने ही कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ देखो कमज़ोर भी है, बहुत कमज़ोर भी है। तो आप बहुत कमज़ोर को टिक मारना। अगर ऐसा सवाल फिर से आ जाए तो याद रखना यहाँ पर आपको बहुत कमज़ोर को टिक मारना है। अब इस सवाल में आपको स्थितिज ऊर्जा दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, आपसे ऊंचाई पूछा है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा का मान 480 दे रखा है, m का मान 12 kg दे रखा है, g का मान 10 लेना है, h का मान चाहिए। यहाँ से h बराबर हमारा आ जाएगा 480 बट्टे में 12 गुने में 10। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 12 से 48 खत्म हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 मीटर हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? ये है मुकुलन। देखो विखंडन तो आप जानते ही हो, अमीबा के अंदर विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर भी विखंडन होता है, लेकिन अमीबा के अंदर
द्विविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर बहुविखंडन होता है। और यहाँ देखो, अभी आपने हाइड्रा के अंदर देखा था पुनर्जनन होता है, रीजनरेशन, लेकिन हाइड्रा के अंदर जो है मूंगलन भी होता है। मूंगलन के अंदर क्या होगा, पहले एक छोटा सा बड निकलेगा, फिर यह बड क्या होगा, अलग हो जाएगा जो उसका जनक होगा उसके शरीर से, और ये एक स्वतंत्र जीव बन जाएगा। तो ये हाइड्रा के अंदर जो है मूंगलन भी होता है और पुनर्जनन भी होता है। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश होता है। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच जो है ये 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। और जब बारिश का जो पानी होता है, बारिश का जो पानी होता है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाए तब हम उसे एसिड रेन बोलते हैं। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो हम उसे एसिड रेन बोलेंगे। मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। यहाँ वर्ष देख करके आप जल्दबाजी में समय पर टिक मत कर देना। प्रकाश वर्ष में हम लोग मापते हैं दूरी को। अब ये सवाल 6th टाइम आपके सामने है। पानी का मात्रा दे रखा है, नमक का मात्रा दे रखा है, सांद्रता बताना है। तो एक काम करिए, इसका आंसर आप ही कमेंट कर दो, ठीक है। प्लीज कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्या होगा इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं। एक कार सड़क के किनारे से गिर करके 5 सेकंड में जमीन पर आ पहुंचती है। अगर जी का मान इतना लेना है तो जमीन से टकराते समय गति क्या होगी? ये सवाल कुछ ऐसा है कि कोई वस्तु है, इस वस्तु को छोड़ा गया, याद रखिएगा, छोड़ा गया, रिलीज किया गया अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि u बराबर क्या है, 0। वस्तु को किसी स्पीड के साथ नहीं फेंका गया है, ऐसा नहीं है कि किसी स्पीड के साथ नीचे की ओर फेंका गया, बस छोड़ दिया गया। यहाँ भी वही केस है, गिरकर, यानी कि u बराबर क्या हो गया, 0। आपसे पूछा गया है कि जब वस्तु जमीन से टकराने टाइम, जब वस्तु का जमीन से टकराने टाइम आएगा तब स्पीड कितनी होगी, v बताना है, और g का मान यहाँ पर आपको 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति का पहला समीकरण लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमें चाहिए, u का मान 0 है, a का मान 10 लेना है, क्योंकि वस्तु नीचे की ओर आ रहा है तो हम a बराबर प्लस g लेंगे, यानी कि 10 लेंगे, और t का मान 0.5 है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड डी। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं तब डैश बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य अधिक होता है और कोशिका भित्ति पतली होती है और उनमें तेजी के साथ विभाजन होते रहता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, वो विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं, यानी अब वो विभाजन नहीं कर रहे हैं, तब उनका जो शेप होता है, यानी कि उनकी जो आकृति होती है, उनका जो साइज होता है, उनका जो कार्य होता है, फंक्शंस होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। फिक्स्ड बोल दो या फिर बोल दो परमानेंट हो जाते हैं, और ना ही ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे परमानेंट हो जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं विभेदीकरण। अब ये सेल्स जो है ये परमानेंट टिश्यू के सेल्स कहलाएंगे, या फिर ये बोल दो ये सारे जो सेल्स हैं मिलकर के आप परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कौन से कथन सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। ड्राई आइस बोले तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाती है, यह गलत हो जाएगा। देखो जो ड्राई आइस होता है या फिर बोल दो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको अगर आप गर्म करो तो डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए तो सही था, बी गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है, ये सही है। तो ए और सी सही है, बी गलत है। ए हमारा राइट आंसर। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ, देखो पतली कोशिका भित्ति है, ठीक है, पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। पतली कोशिका भित्ति विभज्य ऊतक के पास भी होती है, यहाँ पर तो विभज्य ऊतक है ही नहीं। तो जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये पतली होती है, यानी कि थिन होती है। और पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं,
पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ये सिंपल होते हैं, ये सिंपल होते हैं। पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? फूड को रिजर्व करना। फूड को रिजर्व करना मतलब भोजन को संचित करना। एक्वेटिक प्लांट के अंदर हम इसी पैरेन्काइमा सेल्स को यानी इसी पैरेन्काइमा टिश्यू को हम लोग बोल देते हैं एरेन्काइमा। क्या बोल देते हैं? एरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक है, तो हम इस पैरेन्काइमा को एक नया नाम दे देंगे, स्पेशल नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर एरेन्काइमा हम लोगों ने दिया था एक्वेटिक यानी कि जलीय पादप के केस में, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल नाम दे देंगे, वो है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा ये पैरेन्काइमा है जिसके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। एरेन्काइमा जलीय पादप के अंदर पैरेन्काइमा है और इनके सेल्स लिविंग होते हैं। इनके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। एस्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं और कोलेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ये भी लिविंग होते हैं। ट्रैकीड्स ये जाइलम टिश्यू के अंदर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ट्रैकीड्स हैं ये भी डेड सेल से मिलकर बना हुआ है और ये कंपोनेंट है जाइलम ऊतक का। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। पतली कोशिका भित्ति ये आपको पैरेन्काइमा ही में मिलने वाली है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद को एक्स से दर्शाया गया है? यहाँ पर क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको किया गया है गर्म। गर्म करने के बाद यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बना है और पूछा है कि यहाँ पर एक्स क्या होगा, तो यहाँ पर एक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉलिड था, ठोस था, ये टूट चुका है कैल्शियम ऑक्साइड के सॉलिड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो यहाँ पर एक अभिकारक दो उत्पाद के अंदर टूट चुका है। एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट चुका है। तो जब भी एक अभिकारक, एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक सिंपल उत्पाद में टूटता है तो हम उसे अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, हीट दिया गया है, उष्मा दिया गया है, तो हम इसे बोलेंगे तापीय अपघटन। तापीय अपघटन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं यानी कि चूना पत्थर कहते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम बोले तो बिना बुझा हुआ चूना या फिर बोल दो कली चूना। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर, मार्बल भी बोलते हैं और चौक भी बोलते हैं। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। मंदता बोले तो ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, अब चाहे त्वरण ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो, त्वरण है तो एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन और कॉस थीटा। यही होता है फॉर्मूला कार्य का। बल, विस्थापन और ये थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का एंगल है। बल और विस्थापन के बीच का एंगल है तो विस्थापन हो जाएगा हमारा, आरोपित बल हो जाएगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पर जल मिश्रित का मतलब डाइल्यूट होता है और HCl का मतलब यहाँ पर HC तो बताना है इनमें से कौन सी वो धातु है जो HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। यहाँ आप देखिए ये जो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है इसमें हाइड्रोजन के नीचे जो भी धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो भी हाइड्रोजन के नीचे आपको धातु दिख रही है ना वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कॉपर हो जाएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखो कि मेटल यानी कि धातु जब अम्ल के साथ यानी कि एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा और गैस कौन सी उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। धातु अम्ल की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। योनि डैश की ओर जाती है। योनि डैश की ओर जाती है। यहाँ देखो ये है योनि, ये है योनि, ये योनि है और यही योनि आगे चल करके ओपन होती है सर्विक्स में, यानी कि योनि जो है सर्विक्स में खुलती है। सर्विक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है यूटेरस यानी कि एम्ब्रियो, सॉरी माफ़ करना, गर्भाशय। यह है गर्भाशय
और ये है फैलोपियन ट्यूब। अंडाणु और शुक्राणु यानी कि स्पर्म और एग में निषेचन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? आपका आंसर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहीं पर होता है, यहीं पे होता है। यहाँ से अंडाणु चल करके ऐसे यहाँ पे आएगा और यहाँ से शुक्राणु ऐसे यहाँ पे जाएगा और यहीं पर क्या होगा? निषेचन होगा। ये हमारा पार्ट 23 समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक बटन पर क्लिक करके जाया करिए। थैंक यू सो मच।